नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वरों का विभाजन देखा था। अब हम देखेंगे व्यंजनों का विभाजन या व्यंजनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, मुख्यतः जो व्यंजन हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 होते हैं। मुख्यतः जो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। और जो व्यंजनों के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख्य व्यूर में अवरोध हो जाता है। उस अवरोध को हटाने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसके बाद इनका उच्चारण हो पाता है। तो इसी संबंध में हमें सबसे पहले एक बात ध्यान में ये रखनी है कि किसी भी व्यंजन ध्वनि का या व्यंजन वर्ण का वर्ण के रूप में या ध्वनि के रूप में उच्चारण संभव नहीं है। उच्चारण संभव नहीं है वर्ण रूप में। देखो, ये क्या है हमारे सामने? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। इसको हम वर्ण रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इनका उच्चारण, व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण है वो हमेशा अक्षर रूप में होता है। किस रूप में होता है? अक्षर रूप में। क्योंकि देखो, वर्ण की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी इकाई है ये भाषा की जिसका आगे विखंडन नहीं हो सकता है। आगे विखंडन नहीं हो सकता है। लेकिन अक्षर एक ऐसा संगठन है या ऐसा जो है दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह है जिसका उच्चारण एक झटके में हो जाता है, जीवा के एक ही प्रयास में जिसका उच्चारण हो जाता है। जैसे आ, जा, कर, नहा, आम, ऐसे मतलब अब देखो, इनमें एक से अधिक क्या है? ध्वनियां हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण है जैसे आम, नहाम, काम, इनका क्या है? उच्चारण जीवा के एक ही प्रयास में, एक ही झटके में हो रहा है। इस प्रकार यदि अपन व्यंजनों का यदि उच्चारण करना चाहें तो वो अक्षर रूप में ही संभव है, क्योंकि किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? जैसे अपन क का उच्चारण करना चाहेंगे तो क प्लस क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? क। मतलब इसी का हम उच्चारण कर सकते हैं। ये जो हलंत वाला क है इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। अब यदि हम उच्चारण करें तो ये क्या है? ये वर्ण नहीं है, बल्कि क्या है? दो ध्वनियों से मिलकर बना हुआ एक क्या है? अक्षर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम इनके व्यंजनों के विभाजन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः जो हमारे जो व्यंजन हैं इनको 3 भागों में रखा गया है। मुख्यतः जो व्यंजन है व्यंजनों को 3 भागों में रखा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला जो भाग है या सबसे पहले भाग में जो व्यंजन आते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोला जाता है? स्पर्शीय व्यंजन, या इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। देखो, वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके 5 के समूह का या 5 के वर्ग के रूप में इनको क्या रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है। जैसे अपने पास क वर्ग है तो क वर्ग में 5 जो व्यंजन हैं वो आएंगे क, ख, ग, घ और न। इसी प्रकार च वर्ग में च से यहाँ तक, इसी प्रकार ट वर्ग में ट से न तक, और इसी प्रकार त वर्ग में त से न तक, और इसी प्रकार प वर्ग प से म तक। तो इस प्रकार ये जो वर्ण हैं 5 के क्या हैं? वर्गों में रखा गया है इनको। 5 के कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो कितने हो गए? 5 25। इस प्रकार जो 25 जो व्यंजन है हमारे पास वो क्या है? स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनको कहा गया है। देखो, स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहा गया है इसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरे जो व्यंजन वर्ण हैं वो है हमारे अंतस्थ। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ वर्ण। देखो, अंतस्थ क्यों है ये आपको पहले भी बताया था कि ये वे वर्ण हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व, जिनको स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थान दिया गया है। स्वरों और व्यंजनों के मध्य में, कहने का मतलब इनका जो उच्चारण है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वरों की तरह भी हो सकता है और व्यंजनों की तरह भी हो सकता है। इसलिए इनको अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब जो मध्य में स्थित है, किनके? स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये कितने हैं? 4 हैं साहब। इसी प्रकार आगे जो तीसरा जो भाग है व्यंजनों का वो आता है हमारे उष्ण व्यंजन। उष्ण या उष्म, ये वे वर्ण हैं या वे ध्वनियां या वे व्यंजन ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण
करते समय श्वास वायु को हमारे मुख्य विवर में किन्हीं दो अवयवों के मध्य से घर्षण के साथ बाहर निकलना पड़ता है, और उस घर्षण के कारण जो श्वास वायु वो क्या हो जाती है, गर्म या उष्ण हो जाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्ण या उष्ण वर्ण इनको कहा जाता है। इनमें आते हैं अपने श, श और है। तो इस प्रकार ये भी कितने हैं, 4 हैं। तो देखो दोस्तों 4 4 8 और 25 स्वर्गीय जो व्यंजन है, इस प्रकार कुल मिलाकर कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे पास, जो व्यंजन जो ध्वनियां हैं वो कितनी हैं, 33 हैं। अब आगे यदि हम इनके विभाजन की बात करें, ये देखो ये इनको सामान्यतः इनका विभाजन है, सामान्यतः इनको 3 भागों में रखा गया है। आगे जो हमारा जो व्यंजन का जो विभाजन है वो आता है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। देखो प्रयत्न क्या है, प्रयत्न का मतलब क्या होता है, प्रयास होता है। तो हमारा जो वाग्यंत्र है, हमारा जो वाग्यंत्र है, इसके अंदर जो विभिन्न जो अवयव हैं, विभिन्न जो अवयव हैं, उनमें से कौन सा अवयव किस व्यंजन का उच्चारण करते समय क्या प्रयास करता है, या किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय किन किन अवयवों में क्या क्या प्रयत्न किया जाता है, ये सब इनके आधार पर इनको क्या रखा गया है, अलग अलग वर्गों में इनको रखा गया है, या इनका वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा जो विभाजन है, या सबसे पहला जो प्रकार है, वो हमारे पास आता है स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन, देखो इनको स्पर्शीय क्यों कहा गया है, स्पर्शीय व्यंजन कहने का कारण यह है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख्य विवर है या जो वाग्यंत्र है, वाग्यंत्र में किन्हीं भी अलग अलग 2 अवयवों के मध्य क्या होता है, स्पर्श होता है, या 2 अवयव जो हैं वो आपस में टकराते हैं, और फिर उनका क्या होता है, उच्चारण होता है। और इसी के कारण या इसी आधार पर इनको क्या कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शीय व्यंजनों को प्रयत्न के आधार पर जो स्पर्शीय व्यंजन है, देखो वहां वर्गीय व्यंजन थे 25, यहाँ स्पर्शीय व्यंजनों की यदि बात की जाए तो स्पर्शीय जो व्यंजन है वो कुल मिला के कितने हैं, 25 हैं। कुल मिला के कितने हैं, 25 हैं। टोटल स्पर्शीय व्यंजन 25 हैं, लेकिन केवल स्पर्शीय व्यंजन कितने हैं, 20 हैं। केवल मतलब जो मूलतः सिर्फ स्पर्शीय हैं वो कितने हैं, 20 हैं। अब ये देखो 20 और 25 का क्या कारण है, ये अभी आगे जो दूसरा जो भेद आपके सामने आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो अपना भेद है वो है संघर्षी। वो कौन सा आता है, संघर्षी। संघर्षी का मतलब क्या होता है, जो संघर्ष करेगा, जो क्या करेगा, संघर्ष करेगा। अब संघर्ष कौन करेगा, देखो वहां जो उष्म व्यंजन थे वही क्या है, संघर्षी व्यंजन है। क्यों, क्योंकि उष्म जो वायु है, जो वायु गर्म हुई थी वो किसके कारण हुई थी, घर्षण के कारण हुई थी। और घर्षण किसके कारण हुआ, अरे घर्षण करेगा कोई निकलने के लिए, यदि श्वास वायु जो है घर्षण करेगी तो इसका मतलब क्या कर रही है, वो प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है, लड़ रही है बाहर आने के लिए। मतलब 2 अवयवों के मध्य वो इस प्रकार से बंध जाती है, एक तरह से मतलब इस प्रकार से पैक हो जाती है कि उसको निकलने के लिए काफी मेहनत या काफी संघर्ष करना पड़ता है, और बाद में वो दोनों अवयवों से टकराते हुए बाहर आती है। तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब संघर्ष करने के कारण या स्पर्श होने के कारण जो श्वास है वो थोड़ी गर्म भी हो जाती है, और इसलिए इन्हीं जो वर्णों को है वो क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसमें हमारे आते हैं श, और है। अब देखो अपने पास तीसरा जो भेद आता है वो आता है इन दोनों का कॉमन भाग, इन दोनों का कॉमन। देखो कॉमन क्या है, स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। ऐसे व्यंजन जो स्पर्श भी होता है, जिनमें 2 अवयवों के मध्य क्या होता है, स्पर्श भी होता है। देखो यहाँ जो संघर्षी हैं इनमें स्पर्श नहीं होता है, इनमें स्पर्श नहीं होता, इनमें सिर्फ 2 अवयवों के मध्य 2 अवयवों का जो है स्पर्श होने ही वाला होता है। इतने में क्या होती है, समास वायु आ जाती है। जैसे आप प्रैक्टिकली बोल के देख सकते हो, जैसे श, जैसे हम इस श का उच्चारण करेंगे श। देखो श का उच्चारण करते समय आप देख सकते हैं कि जो जीवा है वो तालु पे टकराने की कोशिश करती है। मतलब 2 अवयव हैं हमारे पास अलग अलग, एक जीवा है, एक क्या है, तालु है। तालु और जीवा दोनों आपस में स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोशिश करते हैं, जैसे ही स्पर्श होने वाले होते हैं, उसी समय कौन आ जाती है, श्वास वायु बीच से आ जाती है, और वो उन दोनों से संघर्ष करती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकल जाती है। श है। और है में भी क्या है कि हमारे कंठ के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वो आपस में टकराने की कोशिश करती हैं, लेकिन बीच में कौन आ जाती है, श्वास वायु आ जाती है। इसलिए ये क्या नहीं है, ये स्पर्शी नहीं है,
ये क्या नहीं है, स्पर्शी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, संघर्षी हैं। अब हमारे पास कुछ व्यंजन ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्पर्श भी होती हैं, मतलब जिनका जो पहले वाला जो भाग है, देखो किसी भी व्यंजन ध्वनि का मैंने आपको पहले बताया है कि हमेशा अक्षर रूप में उच्चारण होता है। ऐसे अकेली जो व्यंजन जो वर्ण होता है उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उसके उच्चारण के साथ किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। और उस उच्चारण के दौरान उनका जो पहले वाला जो भाग है वो तो क्या रहता है, स्पर्शी होता है। लेकिन स्पर्श के बाद में जो स्पर्श है वो इस प्रकार से एकदम से हटता है कि बाद वाला जो भाग है, उच्चारण का बाद वाला भाग है, वो क्या हो जाता है, संघर्षी हो जाता है। तो देखो क्या है, स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी। अब देखो बाद वाला भाग कैसे संघर्षी हो जाता है, जैसे हमारे पास है च वर्ग, च, छ, ज और झ। अब देखिए साहब, च, छ, झ, ये या। अब इनका उच्चारण, अब यदि इस वर्ण का हम उच्चारण करना चाहेंगे तो किस रूप में करेंगे, अक्षर रूप में करेंगे। कहने का मतलब च प्लस ए, च प्लस ए। तो इसका जो पहला भाग च बोलने का जब हम प्रयास करते हैं, दो टुकड़ों में, दो ध्वनियों में बोला जाएगा ये। अब पहली ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं च, तो यहां तक आते आते क्या होती है, जीवा जो है वो तालु पे स्पर्श हो जाती है, जीवा जो है तालु पे स्पर्श हो जाती है। लेकिन जैसे इसका अवरोध हटाने की कोशिश करते हैं, स्वर की सहायता लेकर इसका पूर्णतः हम उच्चारण करते हैं, उस समय क्या होती है, श्वास वायु जो है एकदम से जैसे संघर्ष करते हुए जैसे संघर्षी वर्णों में बाहर निकलती है, उसी प्रकार तालु और जीवा के मध्य से बाहर निकल जाती है। इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। कहने का मतलब है, इनमें एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि देखो इनमें कॉमन बात है, अब इनको स्पर्शी में भी रख सकते हैं और संघर्षी में भी रख सकते हैं। तो यदि इनको मिलाते हुए यदि अपन स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो कितनी होती है संख्या, 25 होती है। लेकिन इनके अलावा यदि हम बात करें तो कितनी रह जाती है, 20 रह जाती है। और यदि संघर्षी वर्णों की बात करें तो संघर्षी वर्ण कितने हैं, मूलतः कितने हैं, 4 हैं। लेकिन यदि इनको भी जोड़ के देखा जाए तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे आपको पूछ ले कि निम्न में से संघर्षी वर्ण कौन सा है, निम्न में से संघर्षी वर्ण कौन सा है। अब संघर्षी वर्ण आपको पता है, हम किसको ध्यान में रखेंगे, श, श, है को ध्यान में रखेंगे। अब यदि श, श है ऑप्शन में दिया ही नहीं अगले ने, तो हमें किसको देखना है कि ऑप्शन में हमें पता है कि जो च, छ, झजियां हैं ये भी क्या हैं, संघर्षी हैं, ये भी क्या है, संघर्षी हैं। तो इनको भी हमें क्या देना है, वहां स्थान देना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और मान लो कि हमें प्रयत्न के आधार पर यदि स्पर्शीय व्यंजन भूल ले, संघर्षी ना पूछ के स्पर्शीय पूछ ले, और स्पर्शीय में ये जो 20 हमने पढ़े हैं इनमें से कोई ऑप्शन में ना हो और इनमें से कोई ऑप्शन में दे दे, तो वहां पर इनको क्या मानना है, हमें स्पर्शी भी मानना। कहने का मतलब इनमें दोनों गुण हैं, स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं। अब अगला जो अपना विभाजन है, अगला जो अपना विभाजन है वो देख, वो आता है अपना, सबसे पहले आता है प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित। एक तो है प्रकंपित या लुंठित, और पांचवा जो अपना भेद है वो है ताड़न जात। वो क्या है, ताड़न जात या उत्क्षिप्त। इसी प्रकार जो छठवां भाग है वो है अपना पार्श्विक। कौन सा है, पार्श्विक। देखो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित का मतलब जिसके उच्चारण में कंपन होता हो, जिसके उच्चारण में अपना जो वाग यंत्र है उसमें क्या होता हो, कंपन होता हो। अर्थात कंपन कब होता है, जब हमें हमारे शरीर में जैसे लकवा आता है, शरीर में लकवे के कारण जो कंपन सा होता है। तो लुंठित का मतलब क्या होता है, जिसके उच्चारण के समय जीवा को क्या मार जाए, जैसे लकवासा मार जाए, या इसका उच्चारण करते समय जीवा जो है पूरी तरह से क्या हो जाए, कंपायमान हो जाए। तो ऐसा व्यंजन हमारे पास है रे। रे ऐसा व्यंजन है जिसका यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीवा है उसके अंदर क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे जीवा को क्या आ गया है, कोई लकवा आ रहा हो जीवा में, जैसे रे रे। देखो काफी देर तक क्या होता है, कंपन होता है, जीवा बिल्कुल थरथराती है, कांपती है जीवा। और कांपती क्यों है, क्योंकि उसमें क्या आ गया है, लकवा उसमें आ गया है। इसी प्रकार जो रे ध्वनि जो है, रे जो व्यंजन है वो क्या है, प्रकंपित या लुंठित इसको कहा जाता है। इसके बाद ताड़न जात या उत्क्षिप्त। ताड़न जात या उत्क्षिप्त। देखो
यहाँ भी थोड़ा कंपन सा होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल कंपन ही होता है, यहाँ कंपन सा लगता है हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कंपन हो रहा है, लेकिन वहाँ कंपन नहीं होता है। अब देखो सबसे पहले उत्क्षिप्त का मतलब होता है उठाकर पटकना। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उठाकर पटकना। ताड़नजात मतलब जैसे पीटने की आवाज आ रही हो, जैसे किसी को पीटा जाता है, जैसे डम डम की आवाज आती है, टक टक की आवाज आती है, उस प्रकार से। उत्क्षिप्त का मतलब उठाकर पटकना। या फिर जैसे ढह है और ढह है, कहने का मतलब जीवा जो है वो 2 बार स्पर्श करती है, 2 बार स्पर्श करती है। ढह ढह, देखो हम खुद महसूस करते हैं ढह ढह और ढह। इस प्रकार क्या होता है? ताड़नजात मतलब मारने की या पीटने जैसी आवाज आती है। अब 2 बार स्पर्श होता है तो इनको हम द्विस्पर्शी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विस्पर्शी भी इनको बोल सकते हैं। अर्थात ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विस्पर्शी। या डह ढह मतलब उठाकर पटकने का ध्यान में रखना। अब आपको पता है कि डह और ढह का हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवा किसी चीज को उठाकर फेंक रही है, जैसे किसी चीज को उठाकर फेंक रही है, मतलब उड़ती है फिर पड़ती है फिर उठने की कोशिश करती है। अब अपने पास अगला जो भेद है वो आता है पार्श्विक। कौन सा है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है पार्श्व। पार्श्व का मतलब बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। पार्श्व का मतलब बगल। तो ऐसा व्यंजन या ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है, जो श्वास वायु है वो जीवा के दोनों ओर बगलों से बाहर निकल जाए, जीवा के दोनों तरफ बगलों से बाहर आए, मतलब पार्श्व से बाहर निकले, बगल की साइड से बाहर निकले। मतलब ये जैसे हमारी जीवा है तो इस ध्वनि का उच्चारण करने के तो जो श्वास वायु हो वो एक तो इधर से निकल जाएगी, कुछ भाग इधर से निकल जाएगा, कुछ भाग इधर से निकल जाएगा, लेकिन सामने जीवा के सामने जो श्वास वायु वो टकराएगी नहीं, श्वास वायु उसके सामने नहीं टकराएगी। ये जीवा जैसे उसको रोकने की कोशिश करेगी वो इतनी चालाक है कि दोनों तरफ से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा हमारे पास व्यंजन है ल। क्या है? ल। देखो ल का जैसे उच्चारण करते हैं तो ल के अंदर जो जीवा है वो तालु से टकराकर श्वास वायु को रोकने की कोशिश करती है, श्वास वायु को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है और श्वास वायु दोनों तरफ जीवा के साइड से होकर बाहर निकल जाती है। ल। अब देखो यदि आपने कहीं देखा हो तो जैसे ये जो ताड़नजात रूप हैं ड और ढ के, ढ और ढह के जो ताड़नजात रूप हैं, इसी प्रकार हमारी जो राजस्थानी भाषा है, हमारे राजस्थानी में एक देखा होगा कहीं कहीं ल का भी ताड़नजात रूप पाया जाता है। ल का भी क्या पाया जाता है? ताड़नजात रूप पाया जाता है। राजस्थानी भाषा में यदि राजस्थानी में आपने कहीं पढ़ा होगा, राजस्थानी भाषा लिखी हुई कोई कविता वगैरह पढ़ी होगी, उसमें देखना ऐसे लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ळ। ळ मतलब इन्हीं की तरह उनमें भी क्या होता है? इस ल में भी क्या होता है? द्विस्पर्श होता है, लेकिन ये हिंदी में मान्य नहीं है, ये सिर्फ हमारी राजस्थानी भाषा में है। इस प्रकार जैसे ड ढ का द्विस्पर्शीय उत्क्षिप्त जो ताड़नजात जो रूप है, उस प्रकार ल का भी ताड़नजात रूप पाया जाता है। अब अगला जो भेद है, प्रयत्न के आधार पर जो अगला भेद है वो हमारे सामने आता है संघर्षहीन। कौन सा आता है? संघर्षहीन। देखो नाम से पता लग रहा है संघर्षहीन मतलब जिसका उच्चारण करते हैं किसी प्रकार का कोई प्रयास, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जिनका उच्चारण सहज ही हो जाता है। कहने का मतलब सहज ही उच्चारण किसका होता है? स्वरों का सहज ही उच्चारण हो जाता है, अपने आप उच्चारित होते हैं स्वर। इसी प्रकार ये भी कुछ व्यंजन भी ऐसे हैं हमारे पास जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का मुख विवर में या वाग यंत्र में किसी भी अवयव को किसी प्रकार का कोई संघर्ष या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 2 वर्ण हैं जो अंतस्थ जो वर्ण हमने देखे थे, अंतस्थ जो व्यंजन देखे थे जिनको आधे स्वर आधे व्यंजन कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर य और व, य और व, य और व ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता। देखो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन है उसमें क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं 2 अवयवों के मध्य स्पर्श हो रहा है, लेकिन ये 2 वर्ण ऐसे हैं, ये 2 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करते समय जीवा जो है या कोई भी 2 अवयव हैं वो आपस में टकराने की कोशिश तो करते हैं, स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ये को लेंगे ये, अब ये का उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि ये का उच्चारण करते समय जो जीवा है वो तालु के ऊपर स्पर्श करने की कोशिश करती है, जाती है, स्पर्श करने के लिए जाती है, लेकिन स्पर्श नहीं करती। देखो जैसे प्रैक्टिकली देखो
य जाती है जीवा लेकिन टकराती नहीं है। इसी प्रकार व का उच्चारण करेंगे तो जैसे हमने एक तो पै का उच्चारण करना है, पै भै बै भै, मतलब जो पंचम जो वर्ग है उसका उच्चारण करना है, उसमें क्या होता है हमारे होठ आपस में टकराते हैं। लेकिन यहाँ यदि व का हम उच्चारण करते हैं तो होठ हमारे क्रियाशील हैं, होठ आपस में टकराने की कोशिश करते हैं लेकिन टकराते नहीं है, कहने का मतलब स्पर्श नहीं करते हैं। व अब आपको पता है कि यदि कहीं पर किसी दो अवयवों के मध्य यदि स्पर्श ही नहीं होगा तो संघर्ष कहाँ से होगा? अरे भाई संघर्ष तो जब होगा ना तब आपस में टकराएंगे, लेकिन यहाँ कोई संघर्ष नहीं होता है। इस प्रकार यह और वह क्या हैं हमारे बिल्कुल संघर्षहीन या जिनको हम अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये व्यंजन हमारे सामने है। चलो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।